पिछले क्लास में हम लोग जैक मॉडल पेपर जो जारी हुआ था जैक की तरफ से 2023 एग्जामिनेशन के लिए बीएमटी का सब्जेक्टिव, इसका कुछ क्वेश्चन यानी 12 हम लोग 11 क्वेश्चन पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 12 से लेकर आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेगा आपको। आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और ये है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। और आप ध्यान दीजिएगा, जितने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डाले गए हैं सब टफ डाले गए हैं, जो कि सही नहीं है। कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इतना टफ आज तक आया नहीं है। आज 13-14 साल से हम लोग भी पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस है कि कभी इंटीग्रेशन का आया नहीं। जो टीचर भी डाले पता नहीं उनको क्या पता था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन डाला गया है, जो एकदम लास्ट लेवल का क्वेश्चन है, कम से कम 1.5 पेज बनने वाला। और जबकि हम आपको फिर लिख के दे देते, गारंटी है कि 13 सालों में कभी भी जैक इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा है और ना पूछेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं है। आप ये सब के चक्कर में मत फंसेगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आपका टफ था, ये इजी था। ये 2 डेफिनेशन था, एक इंटीग्रेशन दे। बताइए एकदम छोटा सा ये क्वेश्चन डाला है कहाँ पे बताइए? ग्रुप 2 में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 पेज से कम नहीं बनेगा, 1 पेज चला जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। हम लोग मान के बना लिए थे, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के इसके जगह पे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन मत बनाएगा, इस लेवल का क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक आप कभी भी उसका इतिहास देख लीजिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन का क्राइटेरिया ईजी होना चाहिए और क्वेश्चन का क्राइटेरिया टफ है। बताइए कितने नंबर का ये क्वेश्चन है? 3 नंबर का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का भी नहीं है। 5 नंबर में रहता तो एडजस्ट हो जाता। 3 नंबर में इतने बड़े बड़े सवाल पूछे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग एक अपने से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। तो जैसे एक इंटीग्रेशन का सिंपल क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इंटीग्रेशन मान लीजिए कल भी हम लोग बनाने के लिए दिए थे, x × x² प्लस 2x और प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना होगा dx में। तो कैसे करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आप बनाइएगा जिसमें मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को सुधारना होता है और उसको बनाना होता है। ये सब क्वेश्चन इररिलेवेंट है मेरे हिसाब से, कोई ज़रूरत इसका नहीं है, ज़्यादा सरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x को करेंगे x² से क्या होगा x³ प्लस क्या होगा 2x² प्लस 5x हो सकता है। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करने में किसी को दिक्कत है? हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्या करना होता है इंटीग्रेशन में कि पावर में 1 जोड़ेंगे, अब पावर ही नीचे जाता है, तो x³ है उसमें 1 जोड़ेंगे तो x पर पावर 4 आएगा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 2x³ होगा और नीचे आएगा 3 और प्लस 5x² आएगा, 5x² आएगा और बाई क्या आएगा 2 और प्लस हो जाएगा c। कोई दिक्कत है? अच्छा एक और क्वेश्चन अगर हम इसमें ले ले, थोड़ा सा टफ कर दें। x - 2 इंटीग्रेशन करना है और x + 2 का dx में इंटीग्रेशन हो सकता है? हो सकता है ना। तो ऐसे सवाल आप देखिए जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं। e⁴n नहीं है, ये बहुत सरदर्द है, बहुत लंबा जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हम मेरे हिसाब से कभी मत पढ़िएगा आप, आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं। जब आप एग्ज़ाम दोगे समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन का लेवल क्या होता है। या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर पिछले साल के पिछले 10 सालों का क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल हो जाता है, देख लीजिए किसी साल अगर ये सब छोड़ के ये सब पूछा है तो बता दीजिएगा। कभी नहीं पूछेगा, फिर बता रहे। और हर साल हम मना करते हैं और हर साल मॉडल पेपर में इंटीग्रेशन ऐसे ही डाल देता है, हर साल गलत डालता है और हर साल मना करते हैं कि इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का मॉडल क्वेश्चन आप देखिएगा, जो हम लोगों का मॉडल क्वेश्चन बन के आएगा उसमें यही आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी हम नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं। बन जाएगा ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन इधर ठीक है सारा, सिर्फ इंटीग्रेशन ही हमेशा ख़राब क्वेश्चन दे देता है। या तो टीचर को समझ नहीं आता है, कहीं से उठा के डाल देते हैं कि किस लेवल का पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लिखा है सिलेबस में सिंपल इंटीग्रेशन वनली, सिंपल इंटीग्रेशन पूछा जाना चाहिए और सिंपल इंटीग्रेशन पूछेगा। आज तक देखिए जितना क्वेश्चन हम आपको बताए, बहुत सारा चैप्टर है जिसको हम डिटेल में नहीं बताएं। कुछ चैप्टर्स में पूरा डिटेल नहीं बताया था, कुछ यूनिट तक बताया, कुछ एक्सरसाइज तक बताए, छोड़ दिए। क्या अभी तक कोई भी क्वेश्चन नया लगा? मॉडल पेपर में कोई नया लगा कि हम नहीं पढ़े थे? सारा पढ़ा हुआ चीज़ हम लोग जानते हैं कि किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहाँ तक का पूछा जाता है वहीं तक बताया जाता है, उससे ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। पहले जहाँ तक बताया गया वहाँ तक कंप्लीट बच्चा कर ले तो उससे ज़्यादा बता दें। बहुत ज़्यादा भी बताने लगेंगे, बच्चा वो नहीं पढ़ रहा है जहाँ से आता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखिए। तो एक व्यक्ति 4 में से 3 निशाने सही लगाता है। एक व्यक्ति 4 बार शूटिंग करता है, गोली चलाना है,
और 4 में कितने निशाने सही लगाता है? 3। और दूसरा व्यक्ति 3 में से 2 निशाने सही लगाता है, यानी 3 बार मारता है तो 2 निशाना सही होता है। यदि दोनों ही व्यक्ति एक साथ प्रयत्न करे तो लक्ष्य को भेदने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दोनों एक साथ लगता है, अलग अलग लगता है तो अलग अलग का कंडीशन दिया हुआ है कि ए मारता है 4 में 3 बार और बी मारता है 3 में 2 बार। दोनों एक साथ अगर लगेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट जो है अचीव हो जाएगा, लक्ष्य भेदा जा सकता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं ए और बी का प्रोबेबिलिटी सुने हैं कि नहीं? पहले प्रोबेबिलिटी ए का बताइए, का क्या होगा? ए और बी ध्यान दीजिएगा, दोनों का एक साथ ना पूछ रहा है, लेकिन लक्ष्य भेदने का प्रोबेबिलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि ए आने का क्या है, बी आने का क्या है, ऐसा नहीं पूछ रहा है, दोनों को पूछ रहा है। दोनों अगर एक साथ हो जाए, अगर एक साथ नहीं पूछता ना तो ए और बी का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे? बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद आ रहा है? यही ना बताए थे कि अगर हम ये बोले कि ए और बी का आने का क्या होगा, तो ए और बी के आने का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन यहाँ बोल रहे नहीं, लक्ष्य एक साथ दोनों अगर आ जाता है तो लक्ष्य भेदने का क्या है कि दोनों एक साथ मिलकर करेगा तो क्या टारगेट होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसमें एक चीज़ और जुड़ जाता है। आप सब लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, या ए इंटू बी कर देते हैं हम लोग, प्लस नहीं करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। आप लोग शायद यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े हैं, लग रहा है सेम है, सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम है। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 टोटल टारगेट है सर। कितना टारगेट है? 4 में से 3 बार हम सही मार लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ तो। 4 बार गोली मारे और 3 बार एकदम सही जगह पे बैठे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/4 ही ना होगा जी। 4 टोटल हो गया और उसमें से 3 सक्सेस हो गया। हम क्या करते हैं, सक्सेस बाई टोटल करते हैं ना। तो इसका कितना होगा? 3/4 प्लस इसका कितना आएगा? 2/3 आएगा। अब माइनस इसका कितना आएगा? 3/4 इंटू 2/3 तो 3 कट गया, 2 से कटा, यही ना आएगा। इसका एलसीएम लोग कितना होता है? 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8, यही ना होगा। माइनस 1/2 एलसीएम ले लो 12, तो ये देखो 17 है ना, माइनस 6 दूनी 12, 6 जाएगा ना, इसमें 6 जाएगा तो कितना जाएगा? 11/12। 11/12 चांस है जब वो लोग भेद लेगा अपने टारगेट को। कोई दिक्कत है? एक साथ नहीं पूछता तो मेरा आंसर सिर्फ यही दोनों आ जाता। कितना आता जानते हो? 17/12 आ जाता, 17/12। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है दोनों अगर लगेगा तो कितने चांसेस है कि दोनों मिलके अपने लक्ष्य को भेद लेगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारा बनता है 13 नंबर। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम लोग चले 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 40 नंबर में क्या है, लिख लिए सब लोग? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। बताइए अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कैसे निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन दिया, मीन है, एपीजीपी नहीं है। अर्थमेटिक मीन दिया है, ज्योमेट्रिक मीन दिया है और हार्मोनिक मीन निकालना है। पहले रिलेशन बताइए, कोई बता सकते हैं तीनों के बीच में क्या संबंध है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या संबंध है? जो बच्चा रिलेशन बता देगा वो बना देगा। आप लोग नहीं जानते हैं, जीएम बराबर आप लोग पढ़े होंगे √am इंटू HM। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो दिया हुआ है और ये भी दे दिया है, ये गायब है, तो फिर रूट में तो फंस जाएंगे। तो इसका एक और तरीका है, बताइएगा। GM² बराबर ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायरिंग दोनों साइड में कर सकते हैं ना। तो अगर हम GM² बराबर करेंगे तो AM इंटू HM आएगा, AM इंटू HM पुट कर दो इसी में। GM², GM कितना है जी? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AM कितना है? 10 इंटू HM। तो बताइए इसीलिए यहाँ HM बराबर क्या होगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और बटा कितना? 10। तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन कितना आना चाहिए इस हिसाब से? 6 पॉइंट, थोड़ा ध्यान देना, ये पॉइंट है और क्या होगा? 4। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बताओ। आपको रिलेशन पता था, निकाल दिया। अच्छा इससे HM पूछे तो निकाल देंगे, इससे AM पूछे तो निकाल देंगे, GM पूछे तो तीनों निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? अब किसी क्वेश्चन में दे देगा कल हो गया कि नहीं AM इतना है, HM इतना है, GM बताओ, तो निकाल लेंगे इससे।
पीछे में बोल देगा HM इतना है, GM इतना है, AM निकालो तो निकाल देंगे। कभी बोल देगा रिलेशनशिप बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में, तो यही रिलेशन है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये संबंध कौन बच्चा इसको समझा सकता है? जो फॉर्मूला लिखा है उसका मतलब क्या हुआ बताओ तो? सब रट गए। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ये फार्मूला बोलता है बालक लोग कि ज्योमेट्रिक मीन जो वैल्यू होगा उसका आधा होगा अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का गुना करने के बाद। यानी अर्थमेटिक को और हार्मोनिक को गुना कर दोगे ना तो जो वैल्यू आएगा वो आधा वैल्यू आएगा। किसका आधा आएगा? ज्योमेट्रिक मीन का। मतलब है कि ये दोनों को गुना कर दोगे ना इसका आंसर को, तो जितना आएगा अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को गुना करने से जो वैल्यू आएगा हमेशा उसका डबल रहेगा। कौन? ज्योमेट्रिक मीन। यही ना बता रहा है ये कि हमेशा डबल। देखो ना, इस दोनों को गुना करने से उसका डबल रहेगा, स्क्वायर। मतलब अगर ये 10 होगा तो 100 होगा। अंतर देख लो कितना है। ठीक है, बात समझ में आया? GM स्क्वायर का मतलब क्या है? AM और HM को अगर गुना करते हैं तो इसका स्क्वायर होगा। ये हमेशा जितना भी AM और HM को गुना करके आएगा उसका स्क्वायर निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन। यही इस रिलेशन में पता चल रहा है, इसलिए आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं कोई भी डेटा अगर आपको फाइंड आउट करना है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। ये इक्वेशन हम लोगों को समझना है। इक्वेशन के जरिए किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बताइए AM और HM दे दे कि AM है 50, ध्यान देना, AM है 50 और HM है, AM है 50 और HM है मान लो 10, तो 50 × 10 कितना होता है? 500 इसका आएगा। तो भैया यही तो 2500 आएगा ना। 500 का स्क्वायर 2500 नहीं 25,000। 500 का स्क्वायर कितना आएगा? 25,000। 25,000 ही नहीं 2,50,000 आएगा। देखो तो 500 का स्क्वायर कितना आता है? 4 यूनिट होगा जी। तो 25 1 2 3 4 2,50,000 आएगा। समझ में आया? बोलता है कि भैया इसका स्क्वायर हो जाता है वो। सोच लो अगर ये इसका 500 आता है अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका 2.5 लाख आएगा। कोई दिक्कत किसी को? संबंध समझ में आ रहा है? एक दो बार घर में लिख लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संबंध समझ गए तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, उल्टा पलटा दे देता है। जैसे ज़्यादातर आपको क्या देगा जानते हैं? हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दिया रहेगा और हार्मोनिक और अर्थमेटिक पूछता है, तो ज्योमेट्रिक वाला याद रखिएगा कि स्क्वायरिंग होता है। याद रहेगा ना? चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप। यहाँ थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहे तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है 5 नंबर का है तो मेहनत करने में आधा बच्चा तो डर से 3 नंबर और 2 नंबर वाला छोड़ देगा। कौन टेंशन लेगा उतना? नहीं देना 2 नंबर, जाओ। नहीं, चलिए 5 नंबर की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए अगर सही से है तो कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको इससे मीडियन निकालना है, कहीं मिसिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल डेटा है और सिंपल आपको मीडियन निकालना है। शुरू किया जाए? तो चलिए पहले इसका डेटा हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है। जब तक डेटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे मीडियन निकाल नहीं पाएंगे। तो 5 से लेके 40 से 45 तक क्लास गया है और फ्रिक्वेंसी आप लोग बताइएगा। सबसे पहले बताइए क्लास कहाँ से कहाँ तक गया है? 5 से 10, 10 से 20, अच्छा 10 से 15, ओह सॉरी, दस से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। और बताइए फ्रीक्वेंसी बता दीजिए कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी। चलिए क्या करके देखते हैं। 6 5 18 10, 6 5 18 10 5 था, 4 2 2। याद कीजिए मीडियन में सबसे पहले क्या निकालते हैं? CM। सबको जोड़ देंगे तो 6 6 5 11, 11 18 29, 29 और 10 39, 39 और 5 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50 और 50 और 2 52। n बराबर कितना निकल गया? 52 निकल गया। कोई दिक्कत है? अब मीडियन के लिए हम लोग जानते हैं कंटिन्यूस सीरीज है तो n/2 होता है, यानी 52/2। तो 52/2 कितना होता है? 26 होगा। 52/2 कितना होता है? 26।
अब देखना क्या है कि 26 से पहली बड़ी संख्या जो 26 से बड़ा होगा जो CF में होगा, यानी CF में 26 से पहली बड़ी संख्या ढूंढना है। तो 26 से पहली बड़ी संख्या यह है, ये मेरा मीडियन लाइन हो जाएगा। इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, CF, ये होता है मीडियन का फ्रीक्वेंसी और ये होता है मीडियन का क्लास। तो मीडियन क्लास कहाँ से कहाँ तक है बताओ बालक लोग? तो मीडियन क्लास है 15 से 20, इसका मतलब आंसर मेरा 15 से 20 के बीच में आएगा। तो मीडियन बराबर होता है L1 प्लस I/F इंटू M माइनस CF, यही ना होगा। तो बताइए L1 लोअर लिमिट कितना है 15 प्लस I बराबर कितने का अंतर है 5 बटा फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 18 और इंटू M बराबर मीडियन लाइन, मीडियन कितना निकला है 26 और माइनस CF इसके ऊपर कितना आता है 11। 15 प्लस 5 बटा 18 और इंटू कितना आता है यहाँ पे 15 आ रहा है, 15 ना आएगा। तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 15 प्लस 25 बटा 6 होगा। तो 15 प्लस 6 चौके 24, 1 10, 6 के 6 4, 6 6 36, लगभग 19.16 आएगा, आएगा 19.16। कहीं किसी को दिक्कत है? ये 5 नंबर आपका हो गया और 3 ही क्वेश्चन पूछा है, 3 बनाना है, पूछा 5 है, 3 आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना है। मीडियन तो आसानी से बन सकता है, मीडियन में किसी बच्चे को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, बन सकता है आसानी से। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको लिख लीजिए आराम से। फिर हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और फिर बता दें कि क्वेश्चन जो भी है ऐसा नहीं है, आप इसको भगवान मान के मत चलिएगा कि जैक दे दिया है तो यही क्वेश्चन पूछेगा। क्या लगता है सेम डिटो क्वेश्चन पूछेगा? जैक एक सैम्पल पेपर आपको बताया कि देखो ऐसे तैयारी करनी चाहिए, ये टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सैम्पल पेपर नहीं देता है तो आदमी अंधे की तरह पढ़ता है, कोई ऐसा भी टॉपिक पढ़ने लगता है जिससे कोई कभी क्वेश्चन आना नहीं है। तो एक आइडिया दिया कि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचेगा खाली मीडियन से ही आएगा, मीन से नहीं आएगा। मीन से भी आ सकता है ना, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आएगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन मीन से हो सकता है, मीडियन से हो सकता है, मोड से हो सकता है इसमें मीडियन दिया, अगले में मीन दे, मोड दे। लेकिन आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है वो देखिए। आपको ये चीज़ पढ़ाया गया है, आप इस लेवल तक अपनी पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका तैयारी हो चुका है, इस लेवल तक आप पढ़े हैं, इसका मतलब ठीक है, आपका स्टैंडर्ड ठीक है, आप अपने आप को ठीक से तैयारी करते रहिए। तो यही बात आपको समझना, इसका मतलब ही वही हुआ। अब चलते हैं आगे। टाइम सीरीज़ क्या है और इसका महत्व बताना है। ये तो सारे बच्चे थ्योरी लिख सकते हैं बुक से। टाइम सीरीज होता क्या है बता सकते हैं आप लोग? यस सर तो बोल दिए, अब टेंशन में आ गए। टाइम सीरीज का मतलब होता है, देखो काल श्रेणी, काल का मतलब क्या होता है? समय। इस दुनिया में कोई समय को स्टडी कर पाया? समय को बता पाएगा कल क्या होगा? नहीं, लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है ना। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आगे आने वाले समय को एकदम एग्जैक्ट बता देगा कि यही होगा, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, अगले दिन ऐसा होगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो भाई कोई नहीं बता सकता तो हम लोग बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन है, हम लोग अनुमान तो लगा सकते हैं कि 2023 के लास्ट तक किसी प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा, 2023 के लास्ट तक कस्टमर का बिहेवियर कैसा चेंज होगा। हम सब कुछ को अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं? तो अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? आप पीछे और आगे के समय को स्टडी कीजिएगा ना कि समय कैसे बदला है। अगर हम 2020 से लेकर चलते हैं कि 2020 से 2022 तक का सफ़र कैसे चेंज हुआ किसी एक सेक्टर में, मान लीजिए हम ऑनलाइन एजुकेशन के सेक्टर में बात कर रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन का 2023 के लास्ट तक क्या फ्यूचर रहेगा। क्या ये फिर ऑफलाइन में चला जाएगा डिजिटल, या डिजिटल ख़त्म हो जाएगा या और ग्रो करेगा? हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो हम पहले पुराने डेटा को स्टडी करेंगे, देखेंगे 2020 से जब कोरोना का लॉकडाउन लगा उसके बाद से जो ग्रो किया है वो कितना तेज़ी से ग्रो किया है, और सब कुछ एनालिसिस करके हम आगे के बारे में अपना डिसीजन लेंगे, फ्यूचर एस्टिमेशन करेंगे। हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि मेरे ट्यूशन इतना आगे निकल जाएगा, बट एक अनुमान है कि अगर ठीक ठाक रहा, जिस रफ्तार में बढ़ रहा है उस रफ्तार में ठीक ठाक रहा तो दिसंबर 2023 तक हम यहाँ पहुँच सकते हैं। तो कैसे ये कोई बता रहा है, कैसे कोई डिसीजन ले पा रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो टाइम को स्टडी कर रहा है, समय को अध्ययन कर रहा है। तो बोलता है कि टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ टाइम। समय को अध्ययन कीजिए, समय को स्टडी कीजिए, और समय को स्टडी करके फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस ले लीजिए कि फ्यूचर में आपकी कंपनी का डिमांड कितना होगा, फ्यूचर में आपकी कंपनी का प्रोडक्शन कितना होगा। बताइए जी, अगर आपको पता है कि दिसंबर 2023 आते आते मेरी कंपनी का डिमांड डबल हो जाएगा, आप ऐसा अनुमान लगा रखें बहुत मेहनत करके टाइम सीरीज एनालिसिस से, तो आपको दिसंबर में अपने पास मटेरियल रेडी करके रखना होगा कि नहीं होगा कि अगर डिमांड डबल हो जाता है तो प्रोडक्शन डबल करना पड़ेगा। पता चला हम प्रोडक्शन उसी तरह से कर रहे हैं, डिमांड हो गया डबल, मार्केट में क्राइसिस, कस्टमर क्या करेगा? आप ही का सामान खरीदेगा?
बताइए, अगर आप जूता बनाने वाली कंपनी खोल रखे हैं तो कस्टमर क्या बोलेगा कि जब तक इस कंपनी का जूता नहीं आएगा जूता नहीं खरीदेंगे, ऐसा बोलेगा क्या? मार्केट गया, पता किया दुकान में, तो बोला कि इस कंपनी का भी जूता नहीं आ रहा है, बोला शादी टल जाएगा, जूता नहीं खरीदेंगे, ऐसा होता है? वो तुरंत मूव कर जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, मूव कर जाएगा। बोल कोई बात नहीं है, इसका नहीं आता, ये वाला है जी। दुकानदार खुद बोलता है कि ये तो अभी आना ही बंद हो गया, पता नहीं कंपनी अब बना ही नहीं रहा है, ये वाला अच्छा प्रोडक्ट आया, लीजिए। कस्टमर आपके लिए गया था, आपका मेहनत किया हुआ था, कस्टमर बाज़ार भी गया, दुकान भी गया आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, आपका सप्लाई वहाँ नहीं था, कस्टमर क्या हुआ? मूव कर गया। और जब एक बार मूव कर जाता है फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि उसको उसके दिमाग में दुकानदार एक ही बात बैठा दिया है कि अभी आना होना बंद हो गया, आ ही नहीं रहा, शॉर्ट हो गया पूरा मटेरियल। तो दुकानदार एक बात जैसे बोलेगा, कस्टमर को नॉक किया कि लगता है कंपनी बंद हो गया क्या, तो आप नुकसान में चले जाएंगे। तो सब कुछ करने के बाद जब मेवा खाने का समय था तो आप खा नहीं पाए, जब प्रॉफिट कमाने का समय था आप नहीं कमा पाए, कहीं ना कहीं आप फेलियर हुए हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में। इसलिए हर बिजनेसमैन को, इसलिए आपको बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है और पढ़ाया जाता है कि बच्चे को टाइम के बारे में स्टडी हो कि समय कैसे बदलता है और समय के आधार पर हमारा डिमांड और सप्लाई का हम लोग को डिमांड और सप्लाई को कैसे मेंटेन करना चाहिए और उसको कैसे बैलेंस बना के चलना चाहिए। और इसीलिए आपको पढ़ना है टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या फ़ायदा है? तो पहला महत्व ये होगा, पहला इंपॉर्टेंस ये है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फ्यूचर्स, भविष्य से संबंधित निर्णय लेने में सहायक होता है। और बताइए, बोलता है हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग ऑफ डिमांड, मांग का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। वो पता चल जाता है कि हमारा डिमांड कैसा होगा, उसका पहले अनुमान लगा लेता है, पहले फोरकास्टिंग कर लेता है कि हमारे प्रोडक्ट का जिस रफ्तार में चल रहा है इतना डिमांड होना चाहिए। और क्या बोलता है? बोलता है हेल्पफुल इन, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्यूचर में रिस्क है ना, तो रिस्क से अगर प्रोटेक्ट होना है, बचना है, तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। तो हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम रिस्क, जो फ्यूचर रिस्क है भैया उससे हम बचे कैसे। अच्छा, फ्यूचर में जो आने वाले चैलेंजेज हैं, जो हो सकता है 2023 दिसंबर में कुछ चैलेंज आएगा, तो उस चैलेंजेस को अगर हम पहले भांप ले, पहले जान ले, पहले उसके बारे में नॉलेज आ जाए, तो हम उससे बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस पहले ही सोच लेते हैं कि मार्केट ऐसा चल रहा है और एनालिसिस करके बता देता है कि यहाँ पे सब लोग डैमेज हो गया, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है उस जगह पे, और बिजनेसमैन अपने आप को बचा लेता है। तो ये आप बुक से लिख सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा? पार्ट बी में टाइम सीरीज एक चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, हाँ या नहीं? सेकेंड लास्ट नहीं, प्रोबेबिलिटी के पहले थर्ड लास्ट होगा। चैप्टर नंबर कितना? 6 होगा। कोई दिक्कत है? चैप्टर नंबर 6 यानी मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसके बाद ये चैप्टर है, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। चलते अब हम लोग ये, अब बताइए क्वेश्चन किसका बनाना है, कौन सा उम्र निकालना है जी? 42 साल। बताओ पहले मेथड्स कौन सा, ये तो निकालना है इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन से बनाना है, हाँ या नहीं? याद आ रहा है? तो आप सभी लोग बताइए कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन से जब इसको बनाना है तो कौन सा मेथड लगेगा? 2 मेथड ही हम आपको पढ़ाए थे, बायनोमियल और न्यूटन्स, बायनोमियल और न्यूटन्स। तो इसमें बायनोमियल लगेगा या न्यूटन्स लगेगा? बायनोमियल कैसे लगाओगे? जब क्लास का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इक्वल है? नहीं है? 40, 50, 60, 70 इक्वल है ना। दूसरा बोलता है कि इसी में से किसी का मिसिंग होना चाहिए, तो इसमें से किसी का मिसिंग है, तो बायनोमियल कैसे लगा लोगे? बायनोमियल लगेगा नहीं, इसमें न्यूटन्स लगेगा। क्या लगेगा? और न्यूटन का नाम सुनते ही हालत ख़राब हो जाता है सबका, नहीं याद आ रहा है? वही न्यूटन्स जो लंबा कैलकुलेशन जाता है। अब इतना लंबा कैलकुलेशन करें कहाँ हम? चलिए ट्राई करके देखते हैं, इस साइड में ही करके देखते हैं। 3 नहीं 4 बनाना है, इसमें 3 बनेगा, टेबल 4 ही ना वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 टेबल तक जाएगा। क्या? अच्छा, एनी 3 बनाना है क्वेश्चन में, तो इसको इग्नोर मार देंगे चलो ठीक है। तो न्यूटन्स पढ़ाया गया सबको? हाँ, अगर हिम्मत है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आसान है, क्योंकि हम पढ़ाए थे उसमें शायद 6 वैल्यू था, 6 वैल्यू था ना, इसमें कितने वैल्यू हैं? 4। तो छोटा बनेगा बहुत, फॉर्मूला भी उतना लंबा नहीं जाएगा, छोटा बनेगा कि नहीं? बना सकते हैं ना, न्यूटन्स के आधार पर बन सकता है ना। चलिए, तो इसको आप लोग न्यूटन्स के आधार पर बना लीजिएगा, न्यूटन मेथड से बनाना है, जैसे आपको बताया गया वो सेम टाइप से बनाना है। अब देखो इंटीग्रेशन का 2 क्वेश्चन और है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बनाना पड़ेगा, लंबा रहेगा छोटा रहेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, न्यूटन्स का याद आ रहा है कुछ? कैसे बनाएंगे इंटीग्रेशन? 18 नंबर क्वेश्चन बताइए कैसे बनाएंगे। पहला बोलता है इंटीग्रेशन log x का और dx में। आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है। log x का इंटीग्रेशन आता है 1/x + c। ये 5 नंबर के लायक है, बताओ
इसको देना था 3 नंबर में, उसको देना था 5 नंबर में। अब जो टीचर सेट किया उसका माइंडसेट देखो कि पता नहीं, या तो वो ऐसे आँख बंद करके उठा के दे दिया कि ले जाओ ये सब, या तो उसको समझ नहीं आया कौन ईजी है। इसको देना था 3 नंबर में, ये 2 नंबर में, ऊपर में जो सबसे ऊपर इंटीग्रेशन दिया है 2 नंबर का, उस जगह पे इसको ना लिखना चाहिए था, और रख दिया वहाँ पे टफ वाला। चलिए दूसरा बना के दिखा देते हैं। दूसरा भी हाल फिलहाल में पढ़े हैं, x रूट x माइनस 1 dx। आप जानते हैं कि जब भी रूट में रहेगा तो इसका तो 2 उपाय है, लेकिन 2 उपाय में अगर हम इसको 1/2 कर देते हैं ब्रैकेट में, करेंगे तो भी सर दर्द हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यू है। एक वैल्यू रहता तो कर देते, अगर रूट x ही रहता है ना तो कर देते, अगर 1 नहीं रहता है, रूट x रहता है तो डायरेक्ट कर देते। लेकिन ऐसे में हम आपको बताए थे कि z पुट करते हैं हम लोग, बताए थे। तो पुट करो z, पुट z बराबर कितना मानेंगे, x माइनस 1। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट ऑफ x होता है इन bs बोथ साइड। तो बताइए यहाँ क्या होगा, dz बाई dx हो जाएगा, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और 1 का क्या होगा 0। तो क्रॉस कर दो, क्या होगा dz बराबर dx होगा, जहाँ dz है वहाँ क्या लिखना है dx। अब वैल्यू पुट कीजिए इसका, क्या होगा जी, x इन अंडर रूट हो जाएगा नहीं ये z dx। अब बताइए x तो सेम रहेगा, dx की जगह ना dz हो जाएगा, तो x यहाँ पे सेम हो जाएगा। अब x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा एक और काम करना होगा, इसका एक और काम करना होगा। x को कैसे ख़त्म करोगे, dx जहाँ है वहाँ पे dz का, सबको z ना बनाना है, तो सबको z बनाना है बालक, तो dx की जगह dz लिख देंगे, तो यहाँ dz हो जाएगा, ये z है ही, अब एक बच जाएगा ये x, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक x का वैल्यू निकालो। देखो x बराबर अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो क्या होगा z प्लस 1। तो x की जगह पे z प्लस 1 भी तो पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। जगह का शॉर्टेज है, इधर बना बड़ा लंबा जाएगा लेकिन। अच्छा आधा उधर रखते हैं, आधा इसमें बना दे स्लाइड में। लेकिन समस्या एक दोनों नहीं आएगा, नहीं आ रहा, वो कैंसिल करेंगे तभी आएगा। चलो यहीं बना देते हैं, कोई इशू नहीं, ब्लू पेन से कर देते हैं, जुगाड़ लगाते हैं धीरे धीरे जगह। गांव का ज़मीन हथियार है। ऐसे ही गांव में ज़मीन लेता है, थोड़ा 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 करके शुरू करें। चलो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो बताओ वैल्यू किसका पुट करना है, यहाँ पे देखो यार, x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, z प्लस 1, ये हो गया इंटू यहाँ पे बताओ ये हो गया। इसके जगह पे पूरा क्या पुट किए हैं, रूट z ना होगा, और x के जगह पे क्या कर सकते हैं dz, हाँ या नहीं। अब इसको ठीक कीजिए पहले, तो क्या होगा बताइए, z प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, z पर पावर 1/2 हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो, और dz होगा। इसको पहले मल्टीप्लाई करके ठीक करो, ऐसे नहीं इंटीग्रेट होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बताओ, z पर पावर 1/2 को z पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है कि नहीं। तो बताओ जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा वो बताओ, z पर पावर डायरेक्ट कर दें 3/2, किसी को कोई तकलीफ है 3/2 कर सकते हैं ना। और फिर इसको 1 से करेंगे कितना होगा, z पर पावर 1/2 और dz। अब इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, तो z पर पावर 3/2 का dz के साथ इंटीग्रेशन प्लस z पर पावर 1/2 का dz के साथ इंटीग्रेशन। अब इसका क्या आएगा बताइए, z पर पावर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5/2 होगा, कैसे, तो इंटीग्रेशन में एक जुड़ता है ना, 3/2 में प्लस 1 करेंगे, 3/2 प्लस 1। अगर दिक्कत है तो कर लेते हैं वो भी, लेकिन इस जगह नहीं इसलिए स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ इंटीग्रेशन का नियम है कि पावर में एक जुड़ेगा, जैसे ये साइन हटेगा ना तो पावर में एक जुड़ेगा, तो 3/2 है ना, उसमें एक जुड़ जाएगा, और यही सेम पावर वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस 1, प्लस इसी तरह से z पर पावर 1/2 है, तो 1/2 में क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी आएगा 1/2 प्लस 1, और जैसे साइन हटेगा ना बाबू लोग, यहाँ c आ जाता है कांस्टेंट। अब चलिए डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं, इसको तुम लोग जोड़ घटाव करते रहना कितना आ रहा है। एलसी भिन्न का जोड़ आता है ना, z पर पावर कितना आता है 5/2, और नीचे भी आता है 5/2, प्लस z पर पावर 3/2, और नीचे भी आएगा 3/2 होगा, अब प्लस क्या होगा c। अब इसको पलट दो तो क्या आएगा 2/5। z का वैल्यू कितना बताओ, z का वैल्यू कितना माने थे आप, माने थे
तो x माइनस 1 पर पावर 5/2 और प्लस 2/3 x माइनस 1 पर पावर 3/, मेरे ख्याल से इससे आगे तो बढ़ेगा नहीं, कोई दिक्कत किसी को? इससे आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये आपका निकल गया इंटीग्रेशन का 18 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर। बन सकता है? कोई दिक्कत? 19 नंबर बन सकता है? सब जानते हो, पहले भी बना चुके हो 19 नंबर क्वेश्चन। और सबसे इम्पोर्टेंट है 17 नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? 17 नंबर सबसे बन जाएगा? बन जाएगा ना? भूले नहीं ना? चलो यहाँ पे बना देते हैं हम लोग 19 नंबर। क्या बताया था, क्या नियम बताइए? ये सीरीज ना तो एपी में है, ना जीपी में, ना एचपी में। इसको पहले सुधारना पड़ेगा, और सुधारने के लिए एक ही एकदम सिस्टम है, उसी सिस्टम से सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को कॉमन कर देंगे तो 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस ... n टर्म तक। अभी भी ये एपी जीपी एचपी में नहीं आया, ना एपी में है, ना जीपी में, ना एचपी में। अब फिर सुधारना पड़ेगा। तो इसका एक और फंडामेंटल रूल्स बताए थे, 9 से ही मल्टीप्लाई करो, 9 से ही क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो बताओ 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में 9 कर दो, और मल्टीप्लाई सेम दोनों काम करना होगा ना, ताकि असर ना है, क्योंकि एक ही संख्या। तो 9 + 99 + 999 प्लस कहाँ तक जाएगा, n टर्म। अभी भी ना एपी में, ना जीपी में, एचपी में। इसको फिर सुधारते हैं तो 5/9 हो जाता है, इंटू 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस ये क्या होगा 100 - 1 प्लस ये क्या होगा 1000 - 1 प्लस ... कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अभी भी नहीं हुआ है। अब इसको दो सीरीज में बांटिए तो 5/9 इंटू पहले बांटो 10 + 100 + 1000 होगा, कहाँ तक जाएगा, n तक। और ये जितना -1 - 1 है तो माइनस कॉमन कर लिए तो बचेगा 1 + 1 + 1 प्लस ... कहाँ तक जाएगा, n तक। अब बताइए इसका निकालिए। तो आपको मालूम है ना एक, अच्छा अब ये किस में निकला बताओ, एपी में निकला कि जीपी में निकला? एपी में नज़र आ रहा है। एपी बोलता है T2 - T1 T3 - T2, देखो तो बराबर डिफरेंस से भाग रहा है। ये जीपी का सीरीज निकला। अब जीपी में सम करना है तो याद कीजिए जीपी में Sn का 2 फार्मूला था, एक n का वैल्यू 1 से ज़्यादा और n का वैल्यू 1 से कम, और एक और फार्मूला था n का वैल्यू 1 के बराबर। तो जब n का वैल्यू 1 के बराबर होता था तो Sn = n होता था। यहाँ Sn = n ही होगा। अरे एक करके गुना में जा रहा है, इसको जोड़ना है तो वही ना आएगा, एक ही आएगा। ध्यान देना, ऐसे मत जोड़ना 1 2 3 4 नहीं, मल्टीप्लाई में जा रहा है तो मल्टीप्लाई में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको बताइए n का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो तो T2/T1, तो r का वैल्यू क्या आ रहा है, r का वैल्यू 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है, 1 से ज़्यादा, 10 ना आ रहा है तो 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा में क्या फार्मूला बताए थे आपको, Sn बराबर क्या था, a बराबर कितना है 10 है ना जी, बताए थे। इनटू क्या होगा r पर पावर, तो r कितना है 10 पावर n -1 और नीचे आता है r - 1 और यह -n ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 1 1 अगर r बराबर, याद रखिएगा r बराबर अगर 1 हो तो उसका Sn बराबर क्या होता है, n होता है, याद रखना। और अगर r मोर देन 1 है, ये मोर देन 1 है इसलिए फार्मूला लगा। फार्मूला क्या होगा, a इंटू r पर पावर n -1/r - 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे आएगा, तो 5/9 इंटू ऊपर में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा 10 पर पावर n और यहाँ 10 पर पावर कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 10 पर पावर n + 1 और माइनस, फिर 10 को 1 से करें कितना आएगा, 10 आ जाएगा, आएगा। अब बटा कितना होगा 9 और माइनस n/1 कर दो तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आता है 5/9 इंटू, इसको सुधारो 10 पर पावर n + 1 -10 -9n, अब बटा क्या होगा 9। अब 9 बाहर निकलेगा तो होगा 5/9 9 जा कितना होता है 81 इंटू 10 पर पावर n + 1 -10 -9n। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, याद आ गया ना। तो देखिए यही है कि जो पूरा का पूरा बुक एक बार हम लोगों को रिवाइज करने में सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद आ गया, हम लोग आसानी से सब क्वेश्चन बना लिए। कहीं कोई दिक्कत है, बन सकता है इधर का क्वेश्चन, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हम लोग
जैक मॉडल पेपर जो जारी किया गया 2023 एग्ज़ाम के लिए बीएमटी का सब्जेक्टिव, उसको कंप्लीट कर लिए। और इससे पहले हम लोग एक और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर गए हैं जो हम लोगों का कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इशू किया था, उसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो 2 मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके पास है। वीडियो कहाँ मिलेगा? तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएगा, सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। और मेहनत करिए खूब। और इस तरह से बीएमटी का 2 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सब्जेक्टिव। अब हम लोग 2 सेट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 सेट पूरा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और इस तरह से हम लोग 6 सेट लेकर आएंगे जैक वाला मिला के, यानी 5 सेट कॉमर्स वर्ल्ड देगा, 4 से 5 सेट, और 5 सेट जो है सब्जेक्टिव, 5 सेट ऑब्जेक्टिव। उसी तरह से अकाउंट्स में, उसी तरह से बिजनेस स्टडी में, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में, सब में इसी तरह से सेट बाई सेट मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले तक कंटिन्यूअस सेट जाते रहेंगे। और जब आपके क्लासेस बंद हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा सेट्स ही जाएंगे आपके पास सेट बन के, और उसका पूरा आंसर के साथ। सेट बनेगा सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसका आंसर के साथ डिटेल जाएगा, ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प होगा एग्जामिनेशन में। आप कुछ मत करना, उसको खाली देख लेना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और थ्योरी पेपर में तो गारंटेड है, थ्योरी पेपर में गारंटेड है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। जो सेट बनेंगे उससे ज़्यादा बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब 1-2 छटक जाए अलग बात है, लेकिन 95% उसी से मैच करेगा एकदम, इस बात की गारंटी है। और दूसरा, जो अकाउंट्स और मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग टच करेंगे ना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब ये हो सकता है 5-5 की जगह 4-4 दे दे, तो कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो 5-5 दिए थे ना, हाँ या नहीं? तो ये बड़ा दिक्कत है। कल हम लोग बीकॉम का देख रहे थे, बीकॉम का पूरा मॉडल पेपर जो हम लोग बनाए थे, सारा A to Z आया। बस यही था कि ब्रांच का एक क्वेश्चन था, हम लोग लिख के दिए थे 5 लाख, और क्वेश्चन में दिया था 4 लाख। तो बच्चा वही बोला कि सर 5 लाख कहाँ था? तो उसको समझाया गया कि वहाँ कोई मेरे रिश्तेदार तो बैठा नहीं है, हम लोग तो एक मॉडल पेपर बता रहे हैं ना कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अरे भाई अमाउंट चेंज है, तो इतना बुद्धि अगर नहीं है तो तुम पढ़ना ही छोड़ दो। अगर तुम यहाँ अच्छा होता 4 होगा तो क्या करेंगे ना, तो सब कुछ सेम रहेगा, खाली यहाँ 4 लिख देना, खाली 4 5 की जगह सब जगह 4 लिखोगे। यहाँ 4/81 × 10⁻n+1 -10 -9n, यही ना आंसर आएगा। अब यहाँ 3 रहेगा तो कुछ मत करना, जहाँ 5 है वहाँ 3 कर देना, यहाँ 3 कर देना, बस आंसर सेम है। अब इतना भी बुद्धि नहीं है तो पढ़ना छोड़ दो। मैथ रखे हो और कुछ नहीं जानते हो तो पढ़ना छोड़ दो।